Hello again. So let's continue where we left in the last video. So we were solving PHU Post Entrance Test Question Paper 2021 for Plant Biotechnology Program in MSc. So 17 questions तक हमने कर लिए थे previous video में. So let's continue from question number 18. Okay. Some of the steps involved in gene cloning are तो हमें options दिए हैं. We have to arrange them in the order of their occurrence. Gene cloning के अंदर. Insertion of isolated gene to the vector, option B. Introduction of recombinant vector to the host, option C. Isolation of desired gene, option D. Expression of recombinant gene in host, option E. Extraction of recombinant gene product. तो correct option है हमारा option number 2, C, A, B, D, E is the order of gene cloning. एक बार ये भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले C, isolation of desired gene. सबसे पहले हम यही करते हैं. We isolate desired gene. उसके बाद आइसोलेटेड डिजायर्ड जीन को भी वेक्टर में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. जीन को आइसोलेट किया, वेक्टर में इंसर्ट किया, उसके बाद इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट के अंदर. फिर उसके बाद डी, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन इनटू होस्ट, एक्सप्रेशन होगा उसका होस्ट में. और लास्ट होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोडक्ट. तो ऑर्डर है सी, ए, बी, डी, ई. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 में लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें नेशनल पार्क्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमें लोकेशन दी है इनकी, कहाँ पे है ये. तो ये जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, इनकी लोकेशन के क्वेश्चंस काफ़ी सालों से रिपीट हो रहे हैं बीएचयू में. तो एक बार ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है. तो पहला है हमारा कान्हा नेशनल पार्क. कान्हा नेशनल पार्क हमें पता है कहाँ, यूपी में है. सो ए का हो जाएगा सेकेंड. काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, राइनोस के लिए फेमस है, वी ऑल नो दैट. बी का हो जाएगा 1. सी है बांदीपुर नेशनल पार्क. बांदीपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है. और दुधवा है हमारा कर्नाटका में. तो डी का हो जाएगा 4. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. सी का 1, सी का 3 एंड डी का 4. कान्हा यूपी में, काजीरंगा आसाम में, बांदीपुर मध्य प्रदेश में, दुधवा कर्नाटका में. क्वेश्चन नंबर 20, HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर इज यूज्ड इन. ऑप्शंस है हमारे ऑटोक्लेव, लामिनार फ्लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो अगर हम देखें ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेविंग हम टेम्परेचर बेस्ड होती है प्रोसेस, थर्मल बेस्ड होती है. लैबोरेटरीज में यूज़ करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, या फिर हमारे जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए ऑटोक्लेविंग. तो थर्मल बेस्ड प्रोसेस है, तो ये तो आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो हम कैसे यूज़ करेंगे इस फिल्टर को. इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं. एगरोस जेल के अंदर हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को की मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमें अप्लाई करते हैं. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं होगा. सो ऑप्शन 2 लैमिनार फ्लो इज करेक्ट. तब लैमिनार फ्लो होता क्या, एक बार ये भी देख लेते हैं. लैमिनार फ्लो इज फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन लेयर with each layer moving smoothly past the adjacent layer with little or no mixing. लेयर्स के अंदर पार्टिकल्स का फ्लो लैमिनार फ्लो होता है. वाटर में भी कंसिडर कर लो, एयर में हम पार्टिकल्स को लेके कंसिडर कर लेते हैं. तो लैमिनार फ्लो के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर वाला फिल्टर हम यूज करते हैं. पॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं हमें टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं. थियोडर बॉवेरी, बी मेसेल्सन एंड स्टॉल, सी ह्यूगो डी व्रीज, डी इज बेटसन. और हमें ये मैच करना है डिस्कवरीज से. ओके. तो थियोडर बॉवेरी वी नो दैट किसके लिए जाना चाहता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. थियोडर बॉवेरी डिस्कवर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. स्टॉल का 1 हो जाएगा. इन्होंने प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था ना, सेमी कंजर्वेशन नेचर जो होता है डीएनए का, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ हो दिया ना मेसेल्सन स्टॉल. सो बी का 1 हो जाएगा. ह्यूगो डी व्रीज इज रिलेटेड टू म्यूटेशन, सी का 2 हो जाएगा. म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने. एंड बेटसन इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, सो डी का 4 हो जाएगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ए का 3rd, बी का 1, सी का 2nd एंड डी का 4th. फिर से देख लेते हैं. ए का 3rd, बी का 1, सी का 2nd, डी का 4th.
क्वेश्चन नंबर 22, मेज इज इवॉल्व्ड इन, ऑप्शंस है हमारे, फर्स्ट मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, सेकंड यूएसए, थर्ड ब्राजील, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। सो मेज कहाँ इवॉल्व हुआ था? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोपेस्टिसाइड? ऑप्शंस है हमारे, बैसिलस, ऑप्शन 2 ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ऑप्शन सी ज़ेंथोमोनाज मैल्वेसीरम, ऑप्शन 4 न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस। अब बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड्स में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं एज अ पेस्टिसाइड। जैसे हमने फंजाई ले लिया, बैक्टीरिया ले लिया, इनको फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। तो उसकी हमें एग्जांपल दी है, हमें बताना है इसमें से कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है। तो फर्स्ट बैसिलस thuringiensis, ये हम सबको पता है बैक्टीरिया होता है, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इसकी जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं टू कंट्रोल पेस्ट। तो बैसिलस thuringiensis तो हमारा बायोपेस्टिसाइड है। नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम इज अ फंजाई जिसे हम एज अ फंजीसाइड यूज करते हैं। तो ये एक ऐसी फंजाई है जो दूसरी फंजाई को किल करती है, ये भी साइड हो गई है। नेक्स्ट इज ज़ेंथोमोनाज मैल्वेसीरम। ये एक बैक्टीरिया है विच कॉजेज डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, अगर आपने पढ़ा हो तो बैक्टीरिया के अंदर। तो ये एक बैक्टीरिया है, तो ये तो बायोपेस्टिसाइड हम इसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट्स कॉजिंग अ डिजीज, कंट्रोल नहीं कर रहा है पेस्ट को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज़ेंथोमोनाज मैल्वेसीरम। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं एक बार, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस। ये बैक्यूलोवायरस के अंदर आता है, ये तो हमने 12th में सबने पढ़ा था। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस एक स्पीशीज स्पेसिफिक पेस्ट कंट्रोल में यूज में लिया जाता है। Moving on to question number 24. Basic steps involved in plant breeding to develop new genotypes are given below. हमें इनको अरेंज करना है इनके ऑर्डर ऑफ अकरेंस में। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ए कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड प्लांट्स, सी इवैल्यूएशन ऑफ germ plasm and selection of parents, testing, release and commercialization of new cultivars, E selection of superior hybrids। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? ACBED। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, ऑब्वियसली हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सी इवैल्यूएशन ऑफ germ plasm एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो वेरिएबिलिटी हमने कलेक्ट की है उसमें से हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बी, अब जो पेरेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनके बीच में हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, सो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट्स। फिर उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके बाद ई सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स, जो हमारी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसमें से हम सुपीरियर हाइब्रिड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे। और लास्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवर्स, जो हमने सुपीरियर हाइब्रिड्स की हमने प्रोजेनी को अलग किया है उसका टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन। हमारा ऑर्डर हो गया है ACBED। Question number 25. Protoplast culture technique was given by 1. Murashi Jenskuk, C. Baltimore, 3. David R, 4 is Cocking. So correct answer is option number 3. It was given by David R. Question number 26. Sonalika is a variety of potato, wheat, rice, barley. ये हम सब ने already 12th में पढ़ा था। सोनालिका किसकी वैरायटी है? वीट की। तो आप देखेंगे ये पीजी की एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है, बट इसकी लेवल जो है बहुत ही बेसिक है। 12th एनसीईआरटी भी अगर जिसने ध्यान से पढ़ी होगी इजीली सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 27. In culture media, colonies of mycoplasma appear as 1. Dick appearance, 2. Rod shape, 3. Helical, 4. Spiral shape. तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा हम मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं। इट्स अ यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट विद नो सेल वॉल। अब क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ये अपनी शेप को मेंटेन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको पता है सेल की जो सेल वॉल है वो उसको शेप प्रोवाइड करती है, प्रॉपर रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एक सेल को।
तो क्योंकि माइकोप्लाज्मा की कोई शेप नहीं होती, तो इसकी कॉलोनी की भी कोई शेप नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? फ्राइड एग अपीयरेंस। फ्राइड एग की भी कोई शेप कहाँ होती है? एग हम फ्राई करते हैं तब। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, फ्राइड एग अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following statement is correct? First, recessive trait can only be expressed in homozygous condition. Second, recessive trait can only be expressed in heterozygous condition. Dominant trait is expressed only in homozygous condition and dominant trait cannot be expressed in heterozygous condition. तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट ही है, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। क्योंकि अगर डोमिनेंट देखेंगे हम टेबल से, डोमिनेंट होमो है या हेट्रो है, हमने यहाँ पे प्लांट के हाइट कंसिडर किया है ट्रेट में, कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी ड्वार्फ। तो डोमिनेंट मेरा चाहे होमो है या हेट्रो, किसी भी कंडीशन में है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन 3, 4 तो मेरे गलत हो ही जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है रेसेसिव ट्रेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर रेसेसिव हेट्रो में होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे ही करेगा। तो रेसेसिव होमो हेट्रो का तो कोई सीन होता ही नहीं है, रेसेसिव में इट इज ऑलवेज स्मॉल टी। तो रेसेसिव ट्रेट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन इट्स इन होमोजाइगस कंडीशन व्हिच इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, replacement of one purine base with another purine base is, options है हमारे ट्रांसवर्जन, सेकेंड ट्रांसलोकेशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो ये हमको पता है, हम म्यूटेशन में पढ़ते हैं। प्यूरीन को अगर हम दूसरे प्यूरीन से ही रिप्लेस कर दें तो ऐसा म्यूटेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही हमारा। और अगर प्यूरीन को पिरिमिडीन से रिप्लेस कर दें या पिरिमिडीन को प्यूरीन से, तो वो क्या कहलाता है? वो ट्रांसवर्जन कहलाता है, जो ऑप्शन 1 है हमारा। प्यूरीन को प्यूरीन से रिप्लेस करे तो ट्रांजिशन, प्यूरीन को पिरिमिडीन से करे या पिरिमिडीन को प्यूरीन से करे तो ट्रांसवर्जन। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है? क्रोमोसोमल एबेरेशन में पढ़ते हैं हम, म्यूटेशन का टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। किसी एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट के या ब्रेक होके दूसरे में अटैच हो जाए तो ट्रांसलोकेशन कहलाता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो आंसर हमारा ऑप्शन जिसमें वन प्यूरीन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन बेस। और प्यूरीन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? एडेनिन एंड ग्वेनिन। Question number 13. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. In the light of above statement, we have to choose the most appropriate answer from the options given below. So statement 1 है हमारा 16S RNA is a tool for phylogenetic evolutionary relationship. Statement 2 is 16S RNA conserved sequence in bacterial genome. ठीक है, तब होता क्या है? 16S जो rRNA होता है, 16S rRNA जीन, उसको हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडीज, बिकॉज इट इज हाईली कंजर्व्ड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे 16S RNA बोला है, 16S rRNA नहीं बोला है, तो मेरे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। इसको मत देखो, करेक्ट ऑप्शन इज नॉट 2, करेक्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन सही, हाँ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज इनकरेक्ट, सही है। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन रिलेशनशिप में हम कौन सा यूज में लेते हैं? कौन सा होता है? 16S rRNA होता है, राइबोसोमल RNA। यहाँ पे हमें सिंपल RNA बोला है। बट सेम ही तो चीजें होती है ना, ये 16S rRNA और 16S RNA। आंसर की सेज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बट आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Let me know in the comment section if you think which option is correct. Statement 2 सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आई थिंक दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2।
आंसर की says, but आंसर की कह रही है ऑप्शन 2 करेक्ट है. फिर BHU की आंसर की में यही होता है मोस्टली, सारे मतलब बहुत सारे आयरन मिल सकते हैं आपको. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31. With the reference to photosynthetic process, the S state mechanism has been proposed for explaining photodynamic damage, photolysis of water, photophosphorylation, and option 4 photorespiration. So I have no idea what S state mechanism is, but answer key says option 4 is correct. That S state mechanism is proposed for photorespiration. Option number 32. Plunging of vessel is caused by. I still have doubt with question number 30. So let me know in the comment section what you think about question number 30. Okay. Plunging of vessel is caused by Verticillium, Phytophthora, Albugo, Perinosoma. So plugging of vessels में क्या होता है, जो vessels होती हैं plants में वो block हो जाती हैं, blockage हो जाती है जिससे कि nutrients का supply रुक जाता है, temporary बोले या permanent कैसे भी हो सकता है. So it is caused by, answer key is option number 3, Albugo is correct. Albugo causes plugging of vessels in plant. Question number 33. Full form of TSS is total soluble sugar, total soluble solid, total sugar soluble, total solid soluble. Answer is option number 2, total soluble solid. Total suspended solid भी होता है वैसे ये, but क्योंकि हमारे options में है नहीं, then we'll go for total soluble solid. Let's move with question number 34. Oh my laptop is on. Okay, so let's continue the rest of the question in the next video. Okay.